बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये जो है इसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट पार्ट को, काफी बच्चों ने अच्छे से रीड किया और उसके बाद उन्होंने डिमांड की सेकंड पार्ट की और सेकंड पार्ट आप लोग के सामने। तो चलिए करते हैं आगे का पार्ट जिसपे हम ये देखते हैं कि आखिर आगे और किस तरीके से हम सुरक्षा को मेंटेन करते हैं। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था कि क्वेश्चन ये था कि मेड काउ की घटना क्या है। मेड काउ की घटना क्या है? तो जिन बच्चों ने जवाब दिया अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उसको उनको मैं बता दूं कि मेड काउ की घटना एक ऐसी घटना थी, ये समझो कि एक प्रकार का ऐसा डिजीज था, एक ऐसी महामारी थी जो कि 1990 में 1990 में इंग्लैंड में जानवरों में फैली थी। ठीक है, इसी को मेड काउ के नाम से जाना गया था। ठीक है, कहाँ पे आई थी ये? इंग्लैंड में आई थी और इसकी वजह से काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेड काउ disease is referred to a disease that the spread among the cattle in England during the 1990s. This epidemic caused serve economic losses the England, यानी जिसकी वजह से आर्थिक हानि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इंग्लैंड। तो ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो था अपना उसको हमने कर लिया, लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं ये मानिए आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक्चुअली गले में थोड़ा सा खराश टाइप में हो गया, आजकल का मौसम आप लोग को पता ही है, थोड़ा सा है ना, सर्दी जुकाम खांसी, इस वजह से तो थोड़ा सा इस चीज को मैनेज कीजिएगा। शक्ति संतुलन क्या है, यानी कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं? देखो भाई, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो सिंपल सी बात है, चीजों को बैलेंस कर ले। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और कोई व्यक्ति ताकतवर है तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन नहीं, यहाँ पे लड़ाई होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर दोनों की पावर एक जैसी है तो लड़ाई होने की संभावना नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले पावरफुल थे, इस वजह से लड़ाई की संभावना कम देखने को हम मिलती है। अगर इसी में से कोई कम होता कोई ज्यादा होता तो लड़ाइयां ज्यादा देखने को मिलती। ठीक है, तो इसी को बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। यानी कि शक्ति संतुलन का अर्थ होता है किसी भी देश को इतना सबल, सबल का मतलब होता है मजबूत, मत बनने दिया जाए जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए क्या पैदा कर दे, खतरा पैदा कर दे। Balance of power means that no country should be allowed to become so powerful that the poses a threat to security to other country, यानी कि जिसकी वजह से दूसरी कंट्री को खतरा पैदा हो जाए, इतना प्रबल या इतना शक्तिशाली मत बनने दे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर एक देश को ज्यादा शक्तिशाली बनने दिया जाएगा तो ये दूसरे देश के लिए क्या बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है, शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। क्या होता है इसका मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दो देशों में विवाद चल रहा है, तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए कि अगर विवाद है तो ये दोनों देश आपस में समझ बूझ, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अगर यहाँ पे तीसरी शक्ति का इंटरफेयर हुआ तो समझो विवाद होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है तो बिना किसी बड़ी शक्ति के दबाव के आपस में स्वतंत्रता पूर्वक उसको संचालित कर लेना चाहिए। अंडर द बैलेंस ऑफ पावर डिफरेंट नेशन मैनेज देयर द म्यूचुअल पावर रिलेशन इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी मेजर पावर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन इसको कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा इन चीजों को है ना मेंटेन करके रखा जा सकता है। सबसे पहला होता है गठजोड़ करके, दूसरा होता है प्रतिगठजोड़ करके। इसका मतलब क्या होता है, एक देश है अगर ये दूसरे देश में क्या कर देता है, मित्रता स्थापित कर लेता है। ठीक है, गठजोड़ का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से मित्रता कर लेना। इससे क्या होगा, इससे लड़ाई होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्त से लड़ाई थोड़ी ना होती है। इसकी वजह से क्या मेंटेन हो जाएगा, सुरक्षा मेंटेन हो जाएगा।
यही लिखा है, अलायंसेस एंड द काउंटर अलायंसेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे शस्त्रीकरण करके और निशस्त्रीकरण करके, क्या होता है इसका मतलब जी? शस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? शस्त्रों के प्रोडक्शन को बढ़ा करके और एक समय पे शस्त्रों के प्रोडक्शन को घटा करके। अगर आपके पास हथियार बिल्कुल ही नहीं है आपके पड़ोसी देशों के पास हथियार है, तो ऐसे में आपको शस्त्र बनाने की जरूरत है ताकि चीजें बैलेंस हो पाए, नहीं तो हमेशा वो आपके ऊपर दबाव देगा। और दूसरा होता है शक्ति को घटा करके। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा हथियार है और बाकी के देशों के पास नहीं है, तो ऐसे में हमें अपने हथियारों को लिमिट कर लेना चाहिए या फिर कम कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें बैलेंस हो पाए। इसी को कहते हैं आर्नामेंट्स एंड द डिसआर्नामेंट्स, ठीक है। आगे होता है क्षतिपूर्ति तो ये भी करके हम क्या स्थापित करते हैं भाई? सुरक्षा स्थापित करते हैं। आगे होता है क्षतिपूर्ति। मान लेते हैं आपने किसी का नुकसान किया है ना, जब भी आप नुकसान करते हो और उसका भरपाई करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तो आप समझो कि लड़ाई होने की संभावना कम हो जाती है। इसी को लोग बोलते हैं कंपेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप के द्वारा, यानी कि कई मामलों में हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है और कई मामलों में हस्तक्षेप ना करना भी ठीक होता है। जैसे अगर हम हस्तक्षेप ना करें तो दो देश मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कई दफा में ऐसा होता है कि भाई हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं संतुलन धार, यानी कि अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखना ताकि दूसरा देश आपसे टक्कर ना ले और लड़ाई होने की संभावना कम हो पाए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसर, यानी कि बैलेंसिंग पावर, ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए, इसको बनाए रखने के जो उपाय हैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है ना, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या है गठजोड़ और प्रति गठजोड़ का मतलब क्या हुआ? जब कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है तो दूसरे देश मिलकर एक गठजोड़ बनाते हैं ताकि उस देश को बैलेंस किया जा सके। अब जैसे मैंने एक चीज बताया था कि एक देश जब दूसरे देश से क्या कर लेता है, मित्रता स्थापित कर लेता है, इससे क्या बन जाता है? एक ग्रुप ऑफ, है ना, कंट्री बन जाता है। तो इसकी वजह से दूसरा देश इससे टक्कर लेने के लिए, है ना, कतराता है। तो यही चीज लिखा है, जैसे कि नाटो, एनटीयू कौन बनाया था? अमेरिका बनाया था। When one country begin to increase its power, other countries form the alliances to the balance that country's strength, ठीक है, जैसे कि नाटो की बात की जाएगी। आगे बात करते हैं शस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण। इसमें मैंने बताया था जब एक देश हथियार जमा कर रहा है तो दूसरे देश की सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? शस्त्रीकरण बोलते हैं। कभी कभी सभी देश मिलकर अपने हथियारों को सीमित करने के लिए समझौता करते हैं, इसी को हम निशस्त्रीकरण का नाम देते हैं। इफ वन कंट्री स्टार्टेड बिल्डिंग अप इट्स द वेपन्स, अदर कंट्रीज आल्सो इंक्रीज देयर द मिलिट्री स्ट्रेंथ फॉर देयर द ऑन सिक्योरिटी। जब कोई दूसरा देश अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है तो आपको भी जरूरत पड़ती है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समटाइम कंट्रीज एग्री टू लिमिट, बाकी देश मिलकर ये कहते हैं कि भाई देखो, शस्त्र का प्रोडक्शन करने से लड़ाइयां हो रही है, काम करो शस्त्रों का प्रोडक्शन ना करो। इसी को कहते हैं समटाइम द countries agree to limit reduce their the weapons through the mutual agreement, mutual agreement के द्वारा चीजों को बैलेंस करते हैं। चलिए आगे क्षतिपूर्ति, मैंने आपको बताया था कि जब कोई देश किसी देश को हराता है या फिर कमजोर हो जाता है तो ऐसे में किसी और तरीके से ताकत वापस की जाती है, जैसे उसको जमीन दे दी जाती है, आर्थिक मदद दे दी जाती है, अन्य संसाधन, यानी कि जो भी आपने नुकसान किया है उसका भरपाई कर दो, ठीक है, ठीक है, यानी कि ग्रांटिंग न्यू टेरिटरी, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर रिसोर्सेज, ऐसा करके चीजों को बैलेंस कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप। मैंने आपको बताया था कि कई बार हस्तक्षेप करना जरूरी भी हो जाता है और कई बार ना करो तो भी ठीक रहता है, ठीक है, इस चीज की बात हो रही है। तो जब किसी देश में संकट या फिर युद्ध हो तो बाहरी शक्ति तय करती है कि हस्तक्षेप करना चाहिए कि अहस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि मदद करना चाहिए, कंट्रोल करे, या फिर दूरी बनाकर चीजें करें। तो मैंने बताया ना, कई सिचुएशन में मदद करना भी सही है और कई सिचुएशन में ना करना भी सही है, क्योंकि वो आपस में सुलझा, ठीक है। अक्सर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का जब ये मैटर होता है तो बाकी के देश कहते हैं भैया आप दोनों निपटो, क्योंकि आज समझा के जाएंगे कल फिर लड़ेंगे, ऐसा वाला बात होता है। इंटरवेंशन, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तरह तरह की चीजें करता रहता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो क्या लिखा है? इंटरवेन, ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटरवेंशन प्रोवाइडेड द असिस्टेंट फॉर द टेक द कंट्रोल टू इन्फ्लुएंस द सिचुएशन, और कई कई चीजों में नॉन इंटरवेंशन भी सही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला है बैलेंसर, यानी कि संतुलनधारी।
कभी कभी एक बड़ा देश खुद को संतुलनधारी की भूमिका में रखता है, यानी कि वह किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करता बल्कि एक ताकत बनकर संतुलन बनाए रखता है। भाई देखो, अपना बैलेंस बना के रखना, बाकी जो हो रहा है होने दो, अपने आप से समझ लो। Sometime a major power act as the balancer, meaning to it does not the openly supported any one side. Instead, it helps the maintain the balance of the power between the rival country or the alliances. यानी कि भैया अपने चीजों से दूरी बना के रखो, अपने बैलेंस को बना के रखो, ताकि कोई दूसरा देश तुमसे भिड़े ना और तुम दूसरे देशों के बीच में पड़ो ना। चलिए, ये बाकी पिछला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें सभी देशों के द्वारा मिलाकर किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सहयोगमूलक सुरक्षा से अभिप्राय ऐसी सुरक्षा से है जो कि जो देशों तथा अन्य संगठनों के सहयोगों के द्वारा होता है, जैसे कि महामारी, आतंकवाद, वैश्वीकरण, निर्धनता और शरणार्थियों की समस्याएं। ये वो समस्याएं होती हैं जिसको निपट पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसी चीजें करके रखनी पड़ती है जिसके द्वारा सभी देशों का सहयोग मिल पाए। तो cooperative security refer to type of the security that is the achieved through the cooperation of the countries and other organizations. For example, include the problems like the pandemic, terrorism, globalization, poverty, refugees, etc. यानी कि ये वो समस्याएं हैं जिसमें एक देश नहीं निपट पाता, सारे देशों को मिलाकर चीजों को करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भारत सुरक्षा की रणनीति। देखिए, भारत अपनी चीजों को बैलेंस करने के लिए या फिर भारत क्या ऐसी रणनीति बना के रखा है, क्या ऐसी प्लानिंग करके रखा है जिसकी वजह से भारत को हम एक संतुलनधारी कह सकते हैं। तो देखिए, भारत दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहता है, भारत अपने देश में जो चीजें चलती हैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी कि भारत अपने आप को ऐसा बैलेंस करके रखा है ताकि वो दूसरों से भी अपने आप को बचा पाए और अपने अंदर भी अगर कोई भी ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से भारत को खतरा होता है तो उससे भी निपट पाए, इस तरीके से करके रखा है। तो देखिए, भारत सुरक्षा नीति के 4 घटक हैं। पहला हो गया, सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता। मतलब क्या है, अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही ज्यादा कैपेबल बना के रखा ताकि पड़ोसी देश अगर उस पर आक्रमण करे तो उनको संभाल ले। तो इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसीज has 4 major components. The first components of India's security policies is to strengthen its military capability because India has the face attack from the neighboring country. कई बार भारत ने पड़ोसी देशों का सामना किया भी है क्योंकि वो अचानक से हमला कर देते हैं, इस वजह से अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावरफुल करके रखा है। दूसरा, भारत सुरक्षा की नीति का दूसरा घटक है कि अपने सुरक्षा हितों को बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों संस्थानों को प्रबल बनाने, यानी कि बड़े बड़े स्तर पे जैसे कि यूएनओ हो गया और बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं वो जो काम करती हैं सभी देशों के लिए, उसमें भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है ताकि कल की डेट में अगर हमें जरूरत पड़े तो ऐसी जो एजेंसियां हैं हमारी सहायता कर पाए। द सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी इज स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लॉज एंड इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है, भारत सुरक्षा की रणनीति का तीसरा घटक है देश के भीतर की सुरक्षा समस्याओं को निपटना। अभी तो हमने बात किया कि देश के बाहर की समस्याओं को निपटाना, अब बात करते हैं अंदर की समस्याओं को सुलझाना। भारत ये भी देखा है कि अगर देश के अंदर कोई आंदोलन हो जा रहा है, कोई भी ऐसी चीजें हो जाए जिसकी वजह से भारत को खतरा हो, तो इस चीज को मेंटेन करके रखता है। द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसीज इज टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू डील विद द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ कंट्री। वो अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाकर रखा ताकि अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो उस चीज को डील कर पाए। आगे, भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विकसित करने के लिए प्रयत्न किया गया है कि बहुसंख्यक नागरिकों को निर्धनता और संसाधनों के अभाव से मुक्ति मिले तथा नागरिकों के मध्य आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो। यानी कि भारत ने कुछ ऐसा भी काम किया जिसकी वजह से जो अमीरी गरीबी वाली चीज है उसको दूर किया जा सके और इसके साथ साथ जो बहुसंख्यक लोग जो कि गरीब है, ठीक है, उनको भी एक तरीके से ऐसा लाइफ स्टाइल दिया जा सके ताकि वो भी उन कैटेगरियों में आ सकें जिस तरीके से अमीर लोग अपने जीवन जी रहे हैं। Efforts have been made to develop its India's economy in such a way that the majority of citizens are the free from the poverty and the lack of resources and economic inequalities among citizens are the reduces। यानी कि जिसकी वजह से अनइक्वालिटीज जो है धीरे धीरे रेड्यूस होना शुरू हो जाए, यानी कि कम होना शुरू हो जाए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर किसी भाई बहन को अगर नोट्स चाहिए तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूँ
011912793 पे मैसेज करें और यहाँ से वो चीजों को ले लें, ठीक है, नोट्स ले लें। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताइए। तो हमने एक साइड पारंपरिक लिख लिया, दूसरे साइड अपारंपरिक लिख लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा, पारंपरिक का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि डायरेक्टली हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक को हम ट्रेडिशनल कहते हैं, एक को हम नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल होता है, जैसे पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से होता है। और बाहरी खतरे कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्टली होते हैं। तो हम यही समझ सकते हैं कि इसमें वो खतरा आता है जो कि एक देश को दूसरे देश से होता है बाहर, यानी कि एक्सटर्नली की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। किसकी बात करूं मैं, एक्सटर्नली की बात करूं। चलिए, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपारंपरिक में, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल बाहरी खतरे नहीं आते हैं, बल्कि और भी खतरनाक खतरे आते हैं, और भी खतरनाक और घटनाएं भी इसमें शामिल होती है एक्सटर्नली, जो कि एक देश के अंदर होती है। परंपरागत सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरे की चिंता होती है। किसकी, सैन्य खतरे की चिंता होती है। और इसमें अगर देखा जाए, अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा में केवल एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरों की चिंता नहीं रहती है, बल्कि अन्य भी स्रोतों से होने वाले जो खतरे हैं उनसे टेंशन रहती है, जैसे सरकारों के हाथ से बचाना होता है, महामारियों से बचाना होता है, इस प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना तथा नागरिकों को दूसरे देश की सेना से खतरा होता है, सेवा नहीं, सेना से खतरा होता है। इसके अलावा अपारंपरिक में देख लिया जाए, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में देश के नागरिकों को विदेशी सेना के साथ देशों के सरकारों के हाथों से ही बचाना होता है। यहाँ पे तो हम बात करते हैं भाई दूसरे देश की सेना से बचाना है, लेकिन जब भी हम इसकी बात करेंगे, अपारंपरिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो इसमें अपने देश के सरकारों से ही बचाना पड़ता है, क्योंकि अगर अपने देश की सरकार अगर बेकार निकल जाए तो समझो कि हम बाहर से ही अपने देश को बचा के क्या करेंगे, जब अपने ही मिलकर अपने देश को खोखला करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, मेनली कंसर्न किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेट से, यानी कि बाहरी खतरों से। और इसमें क्या होता है, सिर्फ बाहरी खतरे ही नहीं देखी जाती है, और भी जो खतरे होते हैं, और भी सीरियस जो खतरे होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसको देखा जाता है, जो कि एक देश के अंदर होता है। इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंट्री इज द प्राइमरी कंसर्न अबाउट द मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, यानी कि इसमें अपने देश को दूसरे देश के मिलिट्री से बचाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है भाई, मिलिट्री से बचाना ही पड़ता है दूसरे देश के, बल्कि अपने देश को और भी जो टेररिज्म हो गया, बेकार जो लोग होते हैं, बेकार सत्ता में बैठे हुए लोग, इनसे भी बचाना होता है, ठीक है। Under the traditional security, country armed force and the citizen face the threats from the military forces and the of the other countries, यानी कि अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के मिलिट्री को दूसरे देश के नागरिकों और मिलिट्री से बचाना होता है। और इसमें क्या होता है, अपने देश के सरकारों से बचाना होता है, क्योंकि हम बाहर से बचा के क्या करेंगे, जब अपने देश के ही जो लोग हैं, है ना, वो अच्छे से अपने देश को नहीं चला पाएंगे। तो आगे चौथे पॉइंट की बात करते हैं। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत क्या होता है, विदेशी राष्ट्र होता है। और इसमें क्या होता है, अन्य भी हो सकता है, आप ऐसा भी करके लिख सकते हो, जैसे अपारंपरिक सुरक्षा की वही चीजें रिपीट हो रही है। देखो, ये लिखने की कला होती है आपके इसमें जो गाइड वगैरह है ना, एज इट इज ऐसी लिखिएगा। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र के साथ साथ क्या होता है, अन्य भी हो सकता है, अन्य भी कोई हो सकता है। आगे, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण के समय एक देश के पास तीन उपाय होते हैं। क्या उपाय होते हैं, सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दो, मतलब सरेंडर कर दो। दूसरा, आक्रमणकारी राष्ट्र बातचीत मान लो, यानी कि जो भी वो कहे उस चीज को मान लो। अगला है, या तो सामने वाले को तुम हरा दो। पहला है सरेंडर कर दो, या तो सामने वाले की बात मान लो, या फिर सामने वाले को हरा दो। लेकिन अपारंपरिक में क्या होता है भाई, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद, महामारियों को समाप्त करके लोगों की सुरक्षा कर सकता है। और ये वो चीजें हैं जिसको डील करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जैसे कि आप देखिए, कोरोना जब आया था तो हमारे पास उसका कोई भी उपाय नहीं था, लेकिन समय के साथ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद वैक्सीन बनना शुरू हुआ, और फिर जाके लोगों को लगना शुरू हुआ। इंग्लिश में भी देख लीजिए भाई, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी द सोर्सेज ऑफ द थ्रेट्स इज द फॉरेन कंट्रीज और स्टेट, यानी कि इसमें सिर्फ फॉरेन स्टेट से अपने देश को बचाना होता है।
लेकिन इसमें क्या होता है, फॉरेन स्टेट्स तो बताना होता ही बचाना होता है, साथ में और भी जो चीजें होती है उनसे भी अपने देश को बचाना होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर से, हेल्थ इमरजेंसीज, इस तरीके की चीजें होती है। इसमें एक देश के पास कुल 3 तरीके होते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है। कौन कौन से तरीके भाई? सबसे पहला सबसे पहला तरीका क्या हो गया भाई? आप पहली बात तो सरेंडर कर दो। दूसरे नंबर पे आप सामने वाले की डिमांड को मान लो। तीसरे नंबर पे आप डिफीटिंग कर दो, अटैक कर दो, मतलब सामने वालों को घुटने पे है ना ला दो, ताकि वो तुम्हारी बात मान। और इसमें क्या होता है, अंडर द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नेशन कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल बाय द एड्रेसिंग नेचुरल डिजास्टर, कम्बेटिंग टेररिज्म एंड द कंट्रोलिंग द पैंडेमिक। यानी कि कहा जाए तो इसमें जितनी भी डिजीज होती है, जितनी भी चीजें होती है, उसको टाइम तो लगता है, बट उससे सुरक्षा तभी हो सकती है जब एक देश के सरकारें जागरूक होती है ना। तो इस तरीके की चीजें, और इसके साथ साथ ये चैप्टर आपका क्या होगा, ओवर होगा। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में, सबसे पहले सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा के टाइप्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम बैलेंस को बना के रखें, एक देश की कंट्री किस तरीके से चीज़ों को बना कर रखेगी, नए नए खतरे कौन से होते हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंबाइंड सिक्योरिटी क्या होती है, इस तरीके की चीज़ों को हमने इसमें पढ़ा। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और इसको हमने 2 पार्ट में कवर किया। आई होप सब चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो कुछ दौड़ा भागी थोड़ी सी ज़्यादा है एक्चुअली, है ना। समय के साथ चीज़ों में हम भी इंगेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्यूशन का काम हो गया इधर, तो इस वजह से टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ पा रही, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिले। बाकी अ, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी हम चीज़ें बना रखे हैं आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।